एक समय जबर गणेश का ज़बरदस्त कार्यक्रम होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन उस समय विरोध होता था। 100% ना तो वहाँ दे पाएंगे और ना यहाँ दे पाएंगे। हम बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, इसलिए हमने वो नौकरी छोड़कर और राजनीति में आए। क्या अन्य पार्टी की रैली में या अन्य पार्टी के संबोधन में कभी आपने भारत माता की जय सुना है? राजनीतिक जीवन में अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो चुनौतियाँ रोज होती हैं। हम स्वच्छ राजनीति और अच्छी राजनीति करते हैं, लोगों से जुड़ के राजनीति करते हैं। जिस सरकारों में नारे लगते थे गरीबी हटाओ जी, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। राशन की दुकानों पर पहले 6-6 महीने का ब्लैक हो जाता था, आज अंगूठा के माध्यम से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से राशन वितरण हो रहा है। पहले हमने देखा है कि पुलिस की भर्तियों में चिट्ठी चलती थी, लाखों रुपए चलते थे जी। जो आपने खाद की समस्या बताई है, खाद बांटते हैं लेकिन कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं और कुछ दबंग लोग ऐसे होते हैं कि अभी अखबारों में देख रहे हैं कि 80-80 बोरी जोड़ के रख ली है। कुछ लोग होते हैं उन पर भी सरकार नकेल कस रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। हम आज पहुंचे हैं बरुआ सागर में, जो आज हमारे साथ एक मेहमान के रूप में है श्री रूपेश नायक जी, जो कि मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। और इनसे आज अपन बात करेंगे, बहुत चीज़ें जानेंगे इसकी, और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपना कार्यकाल अभी तक निकाला है और क्या आगे की इनकी रणनीति है। तो रूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद शंकर जी। जी, तो बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ, हर एक सवाल हम आपसे शेयर करेंगे, आपसे आपके जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ में आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अब अपने बारे में परिचय जरूर दे देते। हमने तो दे ही दिया, लेकिन आपसे और थोड़ा जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं रूपेश नायक, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बरुआ सागर, झांसी महानगर जी। तो ये आपका परिचय रहा। सबसे पहले रूपेश जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो राजनीति का जो आपका सफ़र अभी तक रहा है वो कैसा रहा है, और क्या आपने उम्मीदें रखी थी भारतीय जनता पार्टी से, वो क्या वास्तव में उतनी सही हो पा रही हैं? मैं पहले टीचर था। अच्छा। मध्य प्रदेश में 2008 से 2014 तक मैंने गवर्नमेंट नौकरी की है जी। लेकिन अपने बरुआ सागर नगर में मैं सामाजिक कार्यों में हमेशा जुड़ा रहता था। बरुआ सागर नगर में एक समय जबर गणेश का ज़बरदस्त कार्यक्रम होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन उस समय विरोध होता था। तो हमने जबर गणेश में 11 साल भगवान को अपनी सेवा दी है, वो वहीं से अपना सामाजिक जीवन में आगे बढ़े हैं। फिर हम सरकारी टीचर हुए। 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का 2013 में झांसी GIC में रैली थी, तो वहाँ हम भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित थे और मोदी जी आने वाले थे, तो हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि आप पिछले जो है एक अध्यापक के रूप में काम करते थे, सरकारी अध्यापक आप रहे, तो अभी वो सरकारी जॉब छोड़ दी या चल रही है? नहीं, अब वो जॉब 2014 से छोड़ दी है। अच्छा, 2014। और एक कार्य में अपना 100% देने का मन था। हाँ। हमारा मन ये था कि हम नौकरी करके राजनीति करेंगे, तो कहीं ना कहीं 100% ना तो वहाँ दे पाएंगे और ना यहाँ दे पाएंगे। हम बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, इसलिए हमने वो नौकरी छोड़कर और राजनीति में आए। अच्छा, लेकिन आज जो स्थिति है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और आपने वो 2014 में छोड़ दी थी। आज विश्व के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं कि हमें 1 लाख नए नेता बनाना है भारत में, 1 लाख नए लोगों को टिकट देना है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिनकी ना तो राजनीति से हो, ना उनके पिताजी या उनके दादाजी राजनीति में हो, ऐसे लोगों को उन्हें पंच से लेकर संसद विधायक बनाना है। अच्छा। तो हम सब लोगों का कर्तव्य युवाओं का बनता है कि हम स्वच्छ राजनीति में प्रवेश करें और अच्छी राजनीति करें। अच्छा, तो अभी आपने 2014 में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी उस टाइम, तो बीजेपी में खाली आप मतलब ऐसे क्या वजह रही कि आपने बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन की? इसके अलावा और भी पार्टियां रही हैं, सपा रही है, कांग्रेस रही है। क्या अन्य पार्टी की रैली में या अन्य पार्टी के संबोधन में कभी आपने भारत माता की जय सुना है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारत माता की जय करते हैं। जब भारत माता की जय होती है तो हमारे राष्ट्र का उत्थान होता है, राष्ट्रवादी विचार आते हैं, तभी हम राष्ट्रवादी प्रेरणा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल, ये कारण ये रहा है कि आपका कहना है कि भारत माता की जो जय है वो भारतीय जनता पार्टी में बोलते हैं निष्पक्ष रूप से। बिल्कुल, अन्य कहीं उनको है ही नहीं। वो तो अपने या तो दलगत की करेंगे या जाति की करेंगे या परिवार की करेंगे। उन्हें देश प्रथम नहीं है, यहाँ पे नेशन फर्स्ट है, फिर पार्टी है। पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति है। अच्छा जी। तो जैसे राजनीति में आप आए और एक कहते हैं कि व्यक्ति का एक गुरु होता है जिसके आदर्श पे आप आगे बढ़ते हैं, या इस बीजेपी पार्टी में या राजनीति में आपको कौन लाया है? राजनीति में लाना, देखो, सोच तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए तो सभी लोगों को बनाए, लेकिन हमारे यहाँ पे बबीना विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय राजीव सिंह पारीच्छा जी, उनके लिए उनके साथ मैंने काम 2014 के बाद से ही 15-16 में यहाँ पे कभी कैंप लगाना, कभी रक्तदान लगाना, या प्याऊ चलाना, या टैंकर करना, और बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के संजीव सिंह ऋषि जी, इन सब लोगों के साथ हमने मिलकर कार्य किया है। तो राजनीतिक गुरु यही है हमारे। अच्छा, जो भी आगे की रणनीति होती है, या तो आप इन्हीं के विधायक जी के परामर्श से आप आगे बढ़ते हैं? विधायक जी का परामर्श रहता, संगठन का परामर्श रहता, भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश निर्देश होता है, विधायक जी का निर्देश होता है या अन्य जनप्रतिनिधि का होता है, तो हम उसको पूरा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है वो करना। जी। तो अभी आप वर्तमान में क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं, तो मंडल अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या विशेष भूमिका रहती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बरुआ सागर मंडल में बरुआ सागर नगर पालिका है और 10 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पे 41 बूथ हैं। इन 41 बूथों पे हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को कराना, जनहित के जो कार्य हैं उनको सही से करवाना, उनका प्रचार प्रसार करना, लोगों की अगर कोई जन समस्या है तो जनप्रतिनिधि तक पहुँचाना, या हमारे माध्यम से सॉल्व हो सकती है तो उसे सॉल्व करना, यही हमारा कार्य है। यही आपका विशेष रूप से काम। तो मंडल अध्यक्ष बनने के बाद आपके जीवन में कोई ऐसा विशेष प्रावधान या कोई बड़ी चुनौती सामने आई है? राजनीतिक जीवन में अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो चुनौतियां रोज होती हैं, हर जगह से चुनौती रहती है, अन्य विपक्षी दलों से चुनौती रहती है, कई बार अपने लोगों से भी चुनौती रहती है, मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं राजनीति में। लेकिन अगर आप साफ और स्वच्छ ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मान के कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। सफलता आपके कार्य से, आपकी मेहनत से और ईश्वर की कृपा से ही होती है। नहीं, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसी चुनौती विपक्ष की तरफ से या कोई आरोप आप पे लग पाए हैं अभी तक? ऐसे नहीं, हमारा कोई कार्य ही ऐसा नहीं रहा है कि हम पे आरोप लगे। हम स्वच्छ राजनीति और अच्छी राजनीति करते हैं, लोगों से जुड़ के राजनीति करते हैं जी। हम सीधी और साफ राजनीति करते हैं। पार्टी के विचार और आम जनता के विचार को आप किस तरह से सामंजस्य रखते हैं? मतलब लोगों का कहना भी होता है कि पार्टी के बाद आम जनता की सुनवाई कम हो जाती है या वो पहुंच नहीं पाती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? पहले की सरकारों में नारे लगते थे गरीबी हटाओ जी, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय था, अंत के व्यक्ति का ही उदय होना। अंत के व्यक्ति का अगर वास्तविक किसी ने उदय किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी योगी जी ने किया है। उसको किया कैसे है? हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बबीना विधानसभा, झांसी महानगर, हम अपने मंडल पे आते हैं बरुआ सागर। बरुआ सागर मंडल में 2014 के पहले यहाँ पे करीब 7 ग्राम ऐसे थे, यहीं पास में खोजना, गड़रिया खराक, धमनाई, यहाँ पे कुछ ग्राम ऐसे थे, टपुआ, खजरा, कि जहाँ पे 2014 तक विद्युत लोगों ने देखी नहीं थी, उनके घर पे बिजली के खम्भे गए नहीं थे। तो जब लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वो विद्युत के खम्भे लगवाते हैं, तभी अंत के व्यक्ति का उदय होता है ना जी। जब प्रधानमंत्री योगी जी और यहाँ हमारे विधायक जी, सांसद जी आते हैं, तभी हर घर में राशन पहुँचता है। राशन की दुकानों पर पहले 6-6 महीने का ब्लैक हो जाता था, आज अंगूठा के माध्यम से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से राशन वितरण हो रहा है। इसके पहले की सरकारों में ऐसा कुछ नहीं होता था। जो आम जनता की शिकायतें होती हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो थाने से संबंधित हो गई
या ग्रामीण स्तर पे हो गई हैं और वो आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, आपके मंडल के कार्यकर्ता हों या फिर किसी प्रकार से जो ऐसी समस्याएं जो कि उन्हें लगता है कि आपके माध्यम से ही उनका सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप तक लोग कैसे पहुंच सकते हैं या कैसे पहुंचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना अस्थायी कार्यालय जहां हम बैठते हैं, यही अदरक मंडी में जहां आप बैठे हैं जी, ये आपका, हाँ, यहाँ पे हमने विद्युत के कैंप लगाए हैं और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं। इसीलिए लगाए हैं कि आम जनता हमारे पास आ जाए जी। और हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, हमारे पदाधिकारी भी बैठते हैं जी। और यहाँ से जिनका वो नहीं होता है तो ओम शांति नगर में विधायक जी भी बैठते हैं, उनका स्टाफ बैठता है। यहाँ पे कन्नम सदर बाज़ार के आगे सांसद जी का बंगला है। तो हमारी जनता को वैसे समस्याएं जहाँ भी हैं, जहाँ उन्हें सॉल्व कराना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। उनकी समस्या सुनने के लिए हम लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं जी। जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि आपकी पार्टी है या आपका मंडल जो है पूरा वो युवाओं के क्षेत्र में काम अधिकतर रूप से करता है, तो आम लोगों के लिए या फिर कह सकते हैं नई युवा पीढ़ी के लिए मंडल किस प्रकार से काम कर रहा है? क्या इनको राजनीति में ही लाना है कि इनके युवा वर्ग को देना कि भविष्य इन्हीं के आधार पर चले? तो किसी भी देश का भविष्य युवा तैयार करते हैं। अब युवा हर जगह जाते हैं, कोई आर्मी में जाता है, कोई IAS IPS बनता है, कोई अपना स्वयं का व्यापार करता है। कुछ युवा होते हैं वो चाहते हैं कि हम राजनीति में जाएं और हमने कुछ युवाओं को अपनी टीम में कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी बनाया है। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि जब युवा और बिना परिवार के लोग, जिनके परिवार में कभी राजनीति नहीं हुई, जब वो लोग राजनीति करेंगे तो समाज हित का काम करेंगे। वो अपने घर का, अपने व्यक्ति का या परिवार का काम नहीं करेंगे, अपने नगर, अपने देश, अपने समाज को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। तो युवा को राजनीति में जोड़ने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, किस प्रकार से युवा को जोड़ा जाता है, उनको समाज सेवा की भावना के लिए प्रेरित किया जाता है? अभी वर्तमान में जैसे हमने आपको बताया कि हमें कार्यकारिणी में युवा जुड़े हैं जी। 11 नवंबर से माँ तारा देवी की यहाँ हमारा सुंदरकांड है जी। और हम बरुआ सागर नगर में, फिर उसके बाद हमारा 9 दिसंबर को राम राजा सरकार पे है जी। तो बरुआ सागर के हर मंदिर, हर मोहल्ले में हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे युवाओं की एक टीम बनाएंगे, युवाओं को उस सुंदरकांड से जोड़ेंगे, वही प्रसाद का वितरण करेंगे, जिससे युवा हमारा राजनीति से तो जुड़ेगा, साथ ही आध्यात्मिकता से जुड़े। आध्यात्मिकता से जब जुड़ेगा तो उसे अच्छे संस्कार भी उसको आते हैं। और वही लोग जब शिक्षित होके जब वो सभी लोगों से जुड़ते हैं तो वो अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पे नेता, शासन प्रशासन से रखते हैं, तभी देश का और अपने क्षेत्र का विकास होता है जी। तो इसी चीज़ को अपन आगे की तरफ थोड़ा और बढ़ाएंगे कि युवाओं से संबंधित जो बात चल रही है, तो क्षेत्र में हो या देश में हो, बेरोजगार की एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा हम सामना कर रहे हैं, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हैं। तो मंडल स्तर पर, जैसे अभी आपने बताया कि राजनीति में समाज सेवा का भाव और आध्यात्मिक क्षेत्र में युवा बढ़ेंगे, तो रोजगार को इस फील्ड में आप किस तरह से देखते हैं? हमने पहले की सरकारें देखी हैं, हमने भी गवर्नमेंट नौकरी की है जी। पहले हमने देखा है कि पुलिस की भर्तियों में चिट्ठी चलती थी, लाखों रुपए चलते थे जी। लेखपाल की भर्ती हो चाहे सिंचाई भर्ती हो, उत्तर प्रदेश में जब से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं जी, एक व्यक्ति कहने वाला नहीं है कि मैंने पैसे दे के नौकरी ली है, या कोई नेता की हिम्मत नहीं है कि वो पैसे मांग ले या ले ले, क्योंकि उसकी चल रही नहीं है। उत्तर प्रदेश में फ्रेश भर्तियों का माहौल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। करीब 6,30,000 के आसपास सरकारी नौकरियां मुख्यमंत्री जी अभी उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं। MSME सेक्टर का माध्यम, आज आप देखो, पहले रेहड़ी पटरी लगती थी, क्या पहले नहीं लगती थी रेहड़ी पटरी? रेहड़ी पटरी पहले भी लगती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना के समय में 10-20 हज़ार रुपये लोन दिया। मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से युवाओं को रोजगार में जोड़ा। अभी वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में 300 लोगों के लिए रोजगार के लिए 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पास कर रहे हैं। जब ये पैसा सब जाता है
किसके पास जाता है पैसा? युवाओं के पास जाता है। अगर आप ये नहीं कह सकती कि हम जिस घर में पैदा हुए, आप गरीब घर में पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन आप गरीबी के कारण रोजगार से वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी आपके लिए सोच रहे हैं। 5 लाख रुपए का जब वो लोन देते हैं आपको, तो आप कोई भी कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे सक्षम हैं तो आप निष्फिक्र होकर सरकारी नौकरी में जाइए, और जिन युवाओं को राजनीति करना है उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। आप स्वच्छ राजनीति में आइए, अपना स्थान बनाइए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंच से लेकर सरपंच और विधायक से लेकर सांसद 1 लाख नए युवाओं को टिकट देना है। तो कौन से युवा आएंगे? वही युवा आएंगे जो राजनीति को स्वच्छ सेवा देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो थोड़े सवालों की तरफ और आगे बढ़ते हैं। युवाओं की आपने बात बताई है, तो हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान अभी जैसे आपने शुरुआत में भी किसानों के बारे में बताया था, तो किसान रीढ़ की हड्डी माना जाता है भारत देश की। लेकिन अभी हमने भी देखा है और कई जगह खाद के लिए बहुत भीषण समस्याएं देखने को मिलती है किसानों के लिए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? किसान अन्नदाता होता है जी। किसान को सरकारें तो जहाँ तक लाभ देती हैं या वो करती हैं, किसानों पे सबसे बड़ी मेहरबानी ईश्वर की होती है, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। बिल्कुल। आज अभी वर्तमान में हमारे इसी झांसी जिले में बरगू सागर मंडलों में लाखों रुपए की किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कुछ जो आपने खाद की समस्या बताई है, खाद बांटते हैं लेकिन कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, और कुछ दबंग लोग ऐसे होते हैं कि अभी अखबारों में देख रहे हैं कि 80-80 बोरी जोड़ के रख ली है जो चाहते हैं। क्या आप अपने हृदय पे हाथ रख के, आपको 10 बोरी की ज़रूरत है, आप 80 बोरी रख लेंगे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, तो फिर आम किसान को तो दिक्कत आएगी ही। अभी वो पकड़ भी रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक जाते हैं, अभी वर्तमान में विधायक जी, सांसद जी ने सभी ने लेटर लिखे हैं कि जिन किसानों ने खाद ले लिया था उनने अपने खेतों में डाल दिया, लेकिन बेमौसम बरसात ने उनको ख़त्म कर दिया उस खाद को। तो दोबारा से उनको खाद मिले। छोटे किसानों के लिए ही मोदी जी किसान सम्मान निधि लेके आए। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं उन पर भी सरकार नकेल कस रही है, धीरे धीरे ठीक होगा। जैसा भी आपने जिक्र किया किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, तो ये क्या वास्तव में अपने क्षेत्र में कारगर साबित हो रही है? कारगर साबित ऐसे होती है, जो 10 एकड़ का किसान है या जिसका अन्य व्यापार है, तो उसके लिए तो 6,000 कोई माने नहीं है। बिल्कुल। 85% छोटे किसान होते हैं, 15% में बड़े किसान आते हैं। अब किसी की 1 एकड़ ज़मीन है, किसी की 50 डेसिबल ज़मीन है। अब उस 1 एकड़ ज़मीन वाले को अगर उसे जुताई कराना है 2,000 रुपये चाहिए उसे, अगर उसको खाद बीज लाना है तो उसे 4,000 रुपये चाहिए। तो वो पहले किसी सेठ साहूकार के पास जाता था, सेठ साहूकार उस पर कई गुना ब्याज लगाता था। अब उसे वो समय, जिस समय रुपए मिलते हैं, उस छोटे किसान के लिए लाभप्रद है, इसीलिए ये योजना है। जी। तो जिस तरह से किसानों के लिए आपने किसान सम्मान निधि से संबंधित जानकारी दी, और कई भारत सरकार ने ऐसी भी परियोजना चलाई हैं जिसमें किसानों को अन्य क्षेत्रों में या अन्य जगह जाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या कोई अपने क्षेत्र में ऐसी परियोजना है जो वर्तमान में चल रही हो, या अपने क्षेत्र से कोई बाहर गया हो प्रशिक्षण? बरुआ सागर में यहाँ पे बस स्टैंड के पास खाद बीज सेंटर है जी। वहाँ पे समय समय पे अभी भी कई गाँवों में बट रहे हैं, दाल या तिलहन दलहन निःशुल्क बांटी जाती है। बरुआ सागर में किसान प्रशिक्षण केंद्र भी है कंपनी बाग पे, तो उनके भी प्रशिक्षण होते हैं। जो जागरूक किसान होते हैं वो प्रशिक्षण भी लेते हैं, और सहकारिता के माध्यम से बाहर भी घूमने जाते हैं और उसकी कृषि का निरीक्षण भी करते हैं जी। तो और अपन सवालों को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। बीजेपी सरकार कहते हैं कि एक धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति करती है। तो धर्म हो या संस्कृति हो या किसी भी तरह की आस्था हो, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आपका मंडल किस तरह से समाज में या क्षेत्र में कार्य करते हैं? देवी अहिल्याबाई जब भारत में इंदौर में शासक थी तो उनने पूरे देश में 15,000 कुछ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया था। आज जब भारत में यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, तो भारत में चाहे महाकाल लोक हो, चाहे भगवान प्रभु का रामलला का मंदिर हो, या अपने पास में ओरछा का राम राजा लोक हो। हाँ, बीजेपी पार्टी आध्यात्मिक पार्टी है, मैंने कहा है, क्योंकि भारत माता की जय हम ही लोग नारा लगाते हैं जी।
अगर इसके साथ हाईवे भी बनाते हैं, इसके साथ आईएएम भी बनाते हैं, इसके साथ आईआईटी भी बनाते हैं, इसके साथ 74 एयरपोर्ट से 170 एयरपोर्ट भी ले जाते हैं, इसके साथ स्टेशनों का भी निर्माण करते हैं, इसके साथ पुलों का भी निर्माण करते हैं, इसके बाद साथ आयुष्मान कार्ड भी लोगों को देते हैं, घर घर राशन भी देते हैं, घर घर शौचालय भी देते हैं, घर घर सिलेंडर भी देते हैं, नारी सशक्तिकरण का कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी, तो अभी एक सवाल और मन में आया है कि अभी कुछ दिन पहले योगी जी का एक आदेश पारित हुआ है जो कि कई ऐसे विद्यालय जो हैं वो बंद किए जा चुके हैं जहाँ पे कहना है कि छात्र संख्या कम थी, और लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया कि बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या मामला है ऐसा? जिस समाजवादियों ने एक ढोंग रचा था, समाजवादियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दाहीन हो चुके हैं। जहाँ पे छात्रों की संख्या थी, कुछ विद्यालयों का मर्ज हुआ था, फिर मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको सही स्तर से दिखवाया, जहाँ पे छात्र संख्या ठीक थी उनको दोबारा से वापस किया, और आज विद्यालयों की जो स्थिति है वो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी के कारण है। विद्यालयों में 11% बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, टाइल्स लग गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं विद्यालयों में, सही समय पे मध्याह्न भोजन हो रहा है, विद्यालय में शिक्षक भी सही समय पे पहुंच रहे हैं। ये कार्य भाजपा सरकार ने ये इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। तो जो आगे का भविष्य है या आने वाला जो समय है, इसमें आपके मंडल की क्या रणनीति है? किस प्रकार से समाज को आप आगे ले जाने के लिए कार्य करते आ रहे हैं, और किस तरह की क्या प्लानिंग है कि हम अपने क्षेत्र को आगे ले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन अनवरत चलने वाली पार्टी है जी। अभी हमारे पास लगातार अभियान कार्यक्रम है। अभी हम लोग स्नातक चुनाव के वोटर बना रहे थे जी। अब आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी के लिए हमारे संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता गहन पुनरीक्षण है जी। तो हम मृत मतदाताओं को, फर्जी मतदाताओं को कटवाएंगे, सही मतदाता जो हो, भारत का नागरिक हो, उसको जुड़वाएंगे, हम लोग लगेंगे। आगे हम ग्राम पंचायत में कैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आए और 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी में हमारे मंडल से ज़्यादा जीत के जाए, यही हमारा लक्ष्य और कार्य रहेगा जी। चर्चा है इसको समाप्ति की ओर ले चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ज़रूर सवाल करेंगे कि आप अपने जो मंडल की टीम है, आपका जो मंडल का गठन है, ये इसको अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बरगू सागर मंडल के समस्त युवाओं से, समस्त साथियों से और जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी स्वच्छ राजनीति करना चाहता है, जो भी साफ राजनीति करना चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, वंदन करती है, और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने मंडल को, अपने नगर को आगे बढ़ाने में आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद है। जय हिंद, जय श्री राम जी। साथियों, ये थे हमारे साथ मंडल अध्यक्ष श्री रूपेश नायक जी, जो कि इन्होंने अपने बारे में और देश की राजनीति के बारे में, साथ ही क्षेत्र के विकास से संबंधित हमें बहुत ही अहम जानकारी दी। और इसी तरह एक और नए किसी हम प्रतिनिधि के साथ मिलेंगे, जिससे क्षेत्र की किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या आगे की प्लानिंग है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। रूपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपने हमें सुना। धन्यवाद।